रिपब्लिक भारत पर अंदर की खबर। नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है रिपब्लिक भारत पर अंदर की खबर का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। आज आपको बताएंगे कि कैसे डॉन की जो साजिश थी, जो अब तक हम सोच रहे थे कि उमेश पाल का मर्डर डॉन की साजिश पर हुआ है, अंदर की खबर में बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये साजिश किसी और की थी, ये पूरा प्लान किसी और का था, जिसको डिकोड कर लिया है आज रिपब्लिक भारत ने। दरअसल डॉन के बेटे ने, असद ने ये पूरी प्लानिंग की, मास्टरमाइंड था असद, और उमेश का मर्डर किस तरह से परफेक्टली प्लान करना है, कैसे शूटर्स को ले जाना है, ये पूरी प्लानिंग आज असद ने तैयार की थी। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये प्लानिंग तैयार हुई। वहीं एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए अंदर की खबर में, क्या बड़ी खबरें होंगी अब आपके सामने वो रखते हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे कि कैसे असद ने आईफोन से साजिश को अंजाम दिया, इंटरनेट कॉलिंग की, और किस तरह से आईफोन का इसमें इस्तेमाल हुआ, इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे। वहीं बड़े मियां और छोटे मियां कौन थे जो फंस गए इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे कांड में, ये भी आपको बताएंगे। वहीं बाबा ने अब मुनादी करा दिए, बता दिया है कि माफियाओं का आतंक उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला, उनका दबदबा कम से कम अब उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकता। और चौथी बड़ी खबर आपके सामने, रंगदारी का मेला, गुर्गों का खेला डिकोड हो गया है। किस तरह से रंगदारी मांगते थे, कैसे पैसे कमाते थे, तमाम चीजें आज आपको अंदर की खबर में हम बताने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे अब गुर्गों के अलावा जो उमेश पाल मर्डर केस में जो तमाम लोग इन्वॉल्व थे, उन पर नकेल कसी जा रही है। कैसे अतीक के एक और बेटे के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। कौन सा ये बेटा है जिसके लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, आपको पता है अतीक साबरमती जेल में, छोटा भाई बरेली जेल में, वहीं शाइस्ता परवीन फरार है, एक बेटा नैनी जेल में, एक बेटा और फरार है जिस पर उमेश पाल हत्याकांड में पूरा मामला चल रहा है, और अब एक और बेटा जिसके लिए मुश्किल घड़ी आ चुकी है। कौन है वो, क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट से समझिए। अतीक एंड गैंग का गेम ओवर, डॉन पर शिकंजा, बेटों पर कसा फंदा। साजिशों के तार परत दर परत खुल रहे हैं। पुलिस का शिकंजा डॉन एंड फैमिली पर कस रहा है। पहले अतीक और अब उसके बेटों पर कानून का कोड़ा बरस रहा है। कोई जेल में है तो कोई छिपता फिर रहा है। माफिया अतीक उमेश पाल अपहरण और पिटाई मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है, और अब उसका एक और बेटा ऐसे ही एक मामले में कानून के फेर में फंस गया है। अंदर की खबर में आज हम आपको बताएंगे कैसे डॉन का एक बेटा 5 साल पुराने एक मामले में घिर गया है। हम बताएंगे डॉन के बेटे ने क्या कांड किया था, किसका अपहरण किया था, किसकी पिटाई की थी, और अब वो कहां है। लेकिन उससे पहले इन 4 तस्वीरों पर नजर डालिए, क्योंकि इन 4 चेहरों ने अतीक के साम्राज्य की चूल्हे हिला दी हैं। इन 4 किरदारों के कारण आज अतीक का पूरा परिवार या तो जेल में है या भागा फिर रहा है। माफिया अतीक अहमद जेल में है, अतीक का भाई अशरफ जेल में है, अतीक का बेटा उमर जेल में है, अतीक का बेटा अली जेल में है, अतीक का बेटा असद फरार है, इस पर 5 लाख का इनाम है। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन फरार है, उस पर 25,000 का इनाम है। और इस बीच आज एक बार फिर अतीक एंड सन को कोर्ट से करंट लगा। 2018 के कारोबारी मोहित जायसवाल अपहरण और पिटाई मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने डॉन अतीक और उसके बेटे उमर पर आरोप तय कर दिए हैं। अतीक अहमद की साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी, जबकि उमर को पुलिस लखनऊ जेल से कोर्ट लाई थी। डॉन और उसके बेटे पर आईपीसी की धारा 147, 149, 329, 364, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506, 120 बी के तहत आरोप तय हुए हैं। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन टीम उस वक्त वहीं मौजूद थी। डॉन के बेटे ने आरोप तय होने के बाद क्या कहा, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए वकील ने क्या कहा। मुकदमे में तो कोई भी आईपीसी की धारा होती है वो अपने आप में एक गंभीर धारा ही होती है,
लेकिन वो तय होगा कि जब तक मुकदमा कन्विक्शन नहीं हो जाता, ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक के किसी को दोष सिद्ध नहीं हो जा सकता, तब तक के तो बेगुनाह रहेंगे। अब आपको बताते हैं आरोप तय होने के बाद अतीक का बेटा उमर क्या बोला। असल में उमर मिमियाने लगा, कहने लगा उसके घर की औरतों को फंसाया जा रहा है, जबकि उमेश पाल हत्याकांड में उसकी मां शाइस्ता परवीन की भूमिका सामने आ चुकी है और वो फरार है। वैसे मोहित जायसवाल पहला और आखिरी शख्स नहीं है जो इस डॉन फैमिली के कहर का शिकार हुआ हो। प्रयागराज में अपनी हनक के चलते इस माफिया परिवार ने ना जाने कितनों से रंगदारी वसूली, कितनों को पीटा, कितनों की जमीन अपने नाम लिख ली। इन्हीं में से एक है ज़ीशान, जिसे अतीक के बेटे अली और उसके गुर्गों ने घर में घुसकर पीटा था। उससे जमीन शाइस्ता परवीन के नाम लिखने या 5 करोड़ की रंगदारी देने के लिए धमकाया था। ज़ीशान मामले में माफिया अतीक से यूपी पुलिस या तो साबरमती जेल में पूछताछ कर सकती है या फिर उसे एक बार फिर प्रयागराज ला सकती है। ये है मोहम्मद अख्तर, ये भी अतीक के जुल्मों सितम का शिकार है। माफिया के गुर्गों के भय में जी रहे हैं। अख्तर ने एसीपी प्रयागराज को तहरीर दी है। इनकी जमीन के बदले अतीक के गुर्गों मोहम्मद जैद और मोहम्मद उवैद ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी है। अब इधर 2-2.5 महीने से हमारे भाइयों का हमारा घर से निकलना एकदम दुश्वार हो चुका है। हम लोग जो कैमरे की नज़र में रहते हैं, हटते नहीं। कह रहे हैं कि अगर सुलह नहीं होगे, 2 करोड़ रुपया नहीं दोगे तो हम जो तुम्हें फंसा देंगे या जान से मार देंगे। मोहम्मद अख्तर से पहले अतीक अहमद के इनामी गुर्गे आसाद ने वकील वकार अहमद से 10 लाख की रंगदारी मांगी और धमकाया था कि उमेश पाल जैसा हाल कर देंगे। तो आसाद कालिया ने साफ साफ कहा कि यहाँ पर अगर काम करना है तो 10 लाख रुपया। आसाद कालिया अतीक अहमद का बेटा नहीं, बेटा नहीं, बस उसका उसी का उन्हीं लोगों के सब साथी हैं, काम करते हैं, वो फंडर है। तो उसने साफ साफ कहा कि अगर नहीं दोगे तो जैसे एक वकील सीधी वकालत करो, और जैसे एक वकील का हालत हुआ है तुम्हारे सामने है। उमेश पाल भी वकील था। मतलब अतीक एंड फैमिली की दहशत से न आम आदमी न वकील बचा, लेकिन बाबा की पुलिस ने इनका गेम ओवर करने का प्लान रेडी कर लिया है। अतीक के गुर्गों की लिस्ट बना ली है। अतीक एंड फैमिली पर शिकंजा कसने के बाद पुलिस इनके खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर रही है और इसका असर भी दिखने लगा है। प्रदेश के लिए कि इस समय डबल इंजन सरकार जो है, मोदी भी उस सेंटर से भी सपोर्ट कर रहे हैं, योगी जी को भी इन सब से क्रिमिनल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये काम हो रहा है। जो डबल इंजन सरकार में दोनों की एक ही इच्छा शक्ति है कि गुंडा माफिया को नस्त नाबूद करना है या उनको रास्ता, उनकी जगह दिखानी है, इसलिए ये काम हो रहा है। यूपी में बाबा के एक्शन के बाद अतीक के गुर्गे या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं या यूपी से भाग रहे हैं और बाकी बचे सरेंडर कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी में माफिया का साम्राज्य धड़ाम हो चुका है और जो बाकी है उसका हिसाब बाबा कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप समझिए कि एक और बेटा अब जद में आ चुका है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि देवरिया जेल में दरअसल हुआ क्या था, कैसे ये मुश्किल बढ़ गई अतीक के लिए भी और उसके बेटे के लिए भी। जरा समझिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे। मोहित जायसवाल 29 दिसंबर 2018 का ये मामला है जिसको अतीक ने अगवा करवाया। अगवा करा के देवरिया जेल में वो था, वहां पर मोहित के साथ मारपीट करवाई। देखिए मारपीट करवाई है, ये देखिए आप देख रहे हैं कैसे सेल के अंदर ये सब कुछ खेल चल रहा था। यानी सेल के अंदर ऐसा दबदबा अतीक का कि डॉन ने अपने गुर्गों से पिटाई करा दी। 45 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और उसको इतना मारा गया, रोड से मारा गया, इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया। बेहोशी में उससे एक पेपर पर दस्तखत करा लिए गए। प्रॉपर्टी पर दस्तखत कराने का ही दबाव बनाने के लिए बकायदा देवरिया जेल के अंदर ये पूरा कांड अतीक ने अपनी निगरानी में रचा था, अपने गुर्गों से करवाया था और डॉन ने मौत का डर दिखाया था। ये दबदबा था, ये कहर बरपाया, इस तरह का डर दिखाया डॉन ने और उसके बाद मोहित जायसवाल से जबरन साइन करवा लिए, दस्तखत करवा लिए। जो 45 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम करा ली। लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं होने वाली। अब आपको वो बताने जा रहे हैं जिसका शायद आपको इंतजार था। अंदर की खबर में बार बार ये कहा जाता है कि साबरमती जेल से अतीक ने पूरा प्लान तैयार किया था उमेश पाल को मौत के घाट उतारने का। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आ रही है वो हैरान कर रही है, क्योंकि कोई और था
जिसने परफेक्ट प्लानिंग की और लंबे समय से ये प्लानिंग की थी। इस पैकेज के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि दरअसल वो था कौन और कैसे प्लानिंग की। रिपोर्ट देखिए। साल 2023, तारीख 24 फरवरी, दिन शुक्रवार, जगह प्रयागराज, टारगेट उमेश पाल। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को गोलियों से भून दिया जाता है। वो बीच सड़क पर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। चंद सेकंड में ये सारा खेल हो जाता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी में होता है कि कोई कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन उमेश पाल की जिंदगी जितनी छीन ली जाती है, उसे कई गुना ज्यादा समय इस पूरे मर्डर प्लान को तैयार करने में लगा था। बहुत सोच समझकर उमेश के मर्डर की कहानी लिखी गई थी। गहराई तक जाकर एक एक कड़ी को जोड़ा गया था और फिर अंजाम दिया गया था उमेश पाल का दी एंड। लेकिन इस साजिश का रचयिता कौन था? किसने इस मर्डर की जगह, समय, दिन, तारीख, शूटर और खुद के बचाव का प्लान तैयार किया था? इससे पर्दा उठेगा अंदर की खबर में। इस चेहरे को ध्यान से देखिए। यही है वो शख्स जिस पर उमेश पाल की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखने का आरोप है। ये अतीक अहमद का बेटा असद अहमद। यही है उमेश पाल हत्याकांड के पूरे खेल का खिलाड़ी। कैसे? अंदर की खबर में आज असद की प्लानिंग की एक एक परतें खोलेंगे और असद के ब्रेन को डिकोड करेंगे। माना यह जा रहा है कि अब तक हुई कार्रवाई के मुताबिक इस पूरे के पूरे हत्याकांड में मास्टरमाइंड अतीक का बेटा असद था। 22 मार्च को गिरफ्तार हुए अतीक के 5 गुर्गों ने पुलिस को जानकारी दी कि असद ही उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, क्योंकि असद ने ही ये योजना बनाई थी कि कैसे एक दूसरे से बातचीत होगी, संपर्क में रहने का माध्यम क्या होगा। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद गुर्गों के मुताबिक असद ने इलाहाबाद के कटरा से 16 आईफोन खरीदे थे। ये आईफोन उमेश पाल के मर्डर से पहले खरीदे गए थे और हत्याकांड में शामिल शूटर्स को दिए गए थे। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि असद ने 6 शूटर्स को 2-2 आईफोन दिए थे। प्लान ये था कि मर्डर के बाद पहला फोन नष्ट कर देंगे और फिर दूसरे फोन के जरिए ही संपर्क में रहेंगे। सभी शूटर्स को ये निर्देश दिए गए थे, इंटरनेट के माध्यम से ही बात करनी है। पुलिस अब प्रयागराज के कटरा तक उस शॉप तक पहुंच गई है जहां से ये आईफोन खरीदे गए थे। लेकिन इसमें पुलिस के सामने एक मुश्किल ये आ खड़ी हुई कि असद ने तो फोन खरीद लिए, लेकिन सिम कार्ड खरीदने के लिए क्या योजना बनाई थी? इसकी पड़ताल में यूपी पुलिस जुटी है। 16 आईफोनों में जिस सिम का इस्तेमाल किया गया था, किसके नाम पर उस सिम को लिया गया था, अब पुलिस उन सभी नामों को ट्रैक कर रही है। उमेश के मर्डर की इतनी तगड़ी प्लानिंग इस ओर इशारा करती है कि असद ने ही पिता की दहशत के कारोबार की कमान संभाल ली है। यूपी पुलिस को हाल ही में प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में मौजूद अतीक के टूटे फूटे घर में एक रजिस्टर मिला है। बताता है कि असद पहले से ही इस बात को लेकर अलर्ट था कि अगर पकड़े जाएं तो इस केस से जुड़ी किसी भी कड़ी तक पुलिस का पहुंचना नामुमकिन रहे। इसीलिए उसने कोड वर्ड बनाए थे। उमेश मर्डर केस में शामिल गुर्गों को कोड दिए गए थे। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का नाम चिकन रखा था। अतीक का कोड वर्ड बड़े मियां और अशरफ का छोटे मियां था।
25,000 के इनामी असद कालिया को लंगड़ा नाम दिया गया था और शूटर अरमान को बिहारी कहा जाता था। ये दर्शाता है कि असद ने कितनी चालाकी से सब कुछ प्लान किया था। आईफोन से लेकर कोड वर्ड तक ये सब कुछ असद के कातिल प्लान का हिस्सा था। लेकिन किस समय, किस जगह पर उमेश पाल को मौत के घाट उतारना है, इसके लिए भी असद अहमद ने पूरी योजना बनाई थी। वो नहीं चाहता था कि उसका प्लान किसी भी हाल में, किसी भी वजह से फेल हो, इसलिए उसने उमेश पाल की हर गतिविधि की रेकी करवाई थी। खुलासा हुआ है कि माफिया अतीक के बेटे असद को पल पल की जानकारी दी जा रही थी। रेकी करने वाले कचहरी से लेकर घर तक लगे थे। हत्या से पहले अतीक के घर में भी बैठकें हुई। रेकी करने वाले गुर्गे बैठक में शामिल थे। उमेश की हत्या वाले दिन क्या हुआ था, जानिए। जिस दिन उमेश की हत्या होने वाली थी, रेकी करने वाले सुबह से ही एक्टिव थे। असद को उमेश के हर मूवमेंट की जानकारी दी जा रही थी। जब उमेश कचहरी से चला तो रेकी करने वालों की भी गाड़ी पीछे लग गई। उमेश की गाड़ी किस चौराहे से किधर मुड़ी, असद लाइव सुन रहा था। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को रेकी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसमें सबसे प्रमुख नाम धूमनगंज के ही रहने वाले नियाज अहमद का है। हत्या से कुछ दिन पहले असद ने नियाज अहमद की अतीक और अशरफ से मोबाइल फोन से बात कराई थी। इस कड़ी में दूसरा अहम नाम निकला मोहम्मद सजर का। सजर उमेश पाल का पड़ोसी है। सजर रोजाना बताता था कि उमेश किस समय घर से निकला, उसके साथ कौन कौन था, यानी उमेश के आने जाने की हर छोटी बड़ी जानकारी। असद ने उमेश मर्डर का प्लान बहुत गहराई से सोच विचार कर हर पहलू को ध्यान में रखते हुए बनाया था। लेकिन कहीं तो चूक हुई कि उमेश हत्याकांड की कड़ियां डॉन के बेटे से जुड़ती चली गई और पुलिस को यह पता चल गया कि असद ही इस पूरे खेल का मास्टर माइंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, असद ने सारा प्लान तैयार किया और जल्दी से आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। ये गाड़ी से निकलता काले कपड़ों में शख्स असद है, लेकिन ये जो निकला यही गलती हो गई। अगर ये नहीं निकलता तो ये पता ही नहीं चलता कि अतीक के गैंग का काम है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर असद ने ऐसा क्यों किया। जल्दी से ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। डॉन बनना चाहता था असद, खुलासा हो गया है। देखिए ये रुतबा, ये कहीं ना कहीं हनक चाहिए थी असद को, जैसे उसके पिता की थी वैसे ही। एसयूवी के अंदर से निगरानी करने का निर्देश दिया था अतीक ने पहले ही, लेकिन असद ने बात नहीं मानी। असद ने कहा कि वो निकलेगा। सीसीटीवी में पिस्टल हाथ में लिए दिख रहा है और निकलता दिखाई दे रहा है। हमने आपको तस्वीर दिखा दी। ये असद का सोचा समझा कदम हो सकता है, क्योंकि उसे चाहिए था कि अब गैंग की कमान उसके हाथ में आ जाए, गिरोह में दबदबा उसका हो। उसके पिता तो जेल में, अतीक तो जेल में। अतीक गैंग में लीडरशिप चेंज की ये कोशिश थी और असद चाहता था कि सब कुछ वो अपने हाथ से संभाले। डॉन बनना चाहता था असद। ये अंदर की खबर है आपके लिए कि डॉन बनना चाहता था और बहुत प्लानिंग के तहत उसने ये किया था। लेकिन समझिए आपकी जो गुर्गे, अब उन पर भी नकेल कसी जा रही है। अगर किसी की गैंग को या किसी के पूरे सिस्टम को ध्वस्त करना है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उसका जो सपोर्ट सिस्टम है उसे ध्वस्त कर दिया जाए, और यही कर रही है योगी सरकार। चाबुक चला रही है, गुर्गों पर कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट पर नजर डालिए। सूचित किया जा रहा है अब्दुल वली पुत्र अब्दुल गनी 2 मुकदमों में लगातार वांछित चल रहा है। इसके विरुद्ध अंतर्गत धारा 82 CRPC की कार्रवाई कुर्की उद्घोषणा इसके मकान पर चस्पा की गई है। सुना आपने कैसे योगी सरकार का डंडा चल रहा है, कैसे अतीक के गुर्गों का एक एक करके नंबर आ रहा है, कैसे सरेआम उमेश पाल के मर्डर की साजिश में शामिल लोग भागते फिर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं यूपी के कौशाम्बी की, जहां माफिया अतीक अहमद के गुर्गे अब्दुल कवी के करीबी अब्दुल गनी के घर के बाहर पुलिस की टीम पहुंची और उसके खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने अब्दुल गनी के मकान के मेन गेट पर पोस्टर लगा दिए हैं और इलाके में मुनादी की।
सूचित किया जा रहा है। अब्दुल वली पुत्र अब्दुल गनी 2 मुकदमों में लगातार वांछित चल रहा है। इसके विरुद्ध अंतर्गत धारा 82 CRPC की कार्रवाई कुर्की उद्घोषणा इसके मकान पर चस्पा की गई है। पुलिस ने ढोल बजाया और इलाके के लोगों को इस बारे में बताया कि अब्दुल गनी 2 मामलों में वांछित है, वो फरार है और पुलिस को उसकी तलाश है। आप सभी लोगों को यह जानकारी दी जा रही है। अभियुक्त के बारे में यदि कोई जानकारी हो तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने अब्दुल गनी को पेश न होने पर कुर्की की चेतावनी दी है। कौन है अब्दुल गनी? अब्दुल गनी अब्दुल कवि का करीबी है। अब्दुल कवि 2 दिन पहले ही लखनऊ की CBI कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की दहशत ऐसी है, डर ऐसा है योगी आदित्यनाथ का कि सरेंडर तो चल ही रहा है, वहीं अतीक के गुर्गों की अब जेल भी ट्रांसफर की जा रही है। यानी जो कनेक्टिविटी है उसे तोड़ने का पूरा जिम्मा उठा लिया है योगी सरकार ने। 20 से ज्यादा गुर्गे पहचान लिए गए हैं। नैनी जेल से उनका नैनी जेल से ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि उसी नैनी जेल में रहकर सब कुछ करता था अतीक। ऐसे में सुरक्षा कारणों से जेल बदलने की तैयारी कर ली गई है। अतीक का जो अवैध साम्राज्य था उसे चलाने का शक इन्हीं गुर्गों पर है और ऐसे में यह फैसला ले लिया गया। और बात अब अमृतपाल की कर लेते हैं, उस बेरूपिये की जिसने अलग अलग रूप बदल के लगातार 20 दिनों से फरारी पर वो है। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां चकमा दे रहा है वो। जानकारी मिल रही है कि चेहरे से चकमा दे रहा है क्योंकि जांच में ये पता चला है कि वो जानबूझकर, वो पहले ऐसे पहनावा तो रखता ही था भिंडरावाले जैसा, लेकिन जो जानकारी अब मिल रही है कि उसने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी और सर्जरी के जरिए उसने अपना नाक नक्शा सब बदल लिया और वैसा ही कर लिया जैसा कि भिंडरावाले का होता था। ऐसा क्यों किया उसने? क्या वो वैसे ही छवि बनाना चाहता था? खालिस्तानी जो समर्थक है उनको अपनी ओर खींचना चाहता था? जरा इस रिपोर्ट से समझिए। जॉर्जिया में जबड़े वाली साजिश, अमृतपाल का चेहरे वाला चकमा। इन 2 तस्वीरों को आपने तुरंत पहचान लिया होगा। आपके मुंह से निकला होगा ये तो खालिस्तान समर्थक भगौड़ा अमृतपाल सिंह है। यकीनन आप सही हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। आपके सामने 2 तस्वीर है। आपको लग रहा है दोनों तस्वीर अमृतपाल की है, तो ये जान लीजिए आप अमृतपाल से चकमा खा गए हैं, उसके धोखे का शिकार हो गए हैं। इस तस्वीर के पीछे का सच क्या है, अंदर की खबर में हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे इस तस्वीर के जरिए अमृतपाल ने आपको चकमा दे दिया है। आज हम अमृतपाल को लेकर जो खुलासा करने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। इस खुलासे से अमृतपाल की खालिस्तानी साजिश के सूत्र जॉर्जिया से जुड़ गए हैं। यह खुलासा बहरूपी अमृतपाल के चेहरे से जुड़ा है। बताया जा रहा है अमृतपाल ने भारत लौटने से पहले अपने चेहरे की सर्जरी कराई थी। सर्जरी के पीछे उसका मकसद भिंडरावाला जैसा दिखना था। बताया जा रहा है अपने चेहरे की सर्जरी के लिए अमृतपाल जॉर्जिया गया था। यहाँ वो लगभग 2 महीने रुका था। अमृतपाल ने अपनी नाक, आईब्रो को इस तरह बदलवाया कि एक झलक में वो भिंडरावाले की तरह दिखे। अमृतपाल ने यहीं हथियारों की ट्रेनिंग भी ली थी। इसमें उसका साथ हैंडलर परमजीत पम्मा और सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत पन्नू ने दिया था। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। अमृतपाल का प्लान केवल भिंडरावाला जैसा दिखना नहीं था, वो अपने नए चेहरे के जरिए खालिस्तान प्लान को आगे बढ़ाना चाहता था। वो अपने नए चेहरे के जरिए लोगों को भिंडरावाला की याद दिलाना चाहता था। इसलिए खुफिया एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं पंजाबी अभिनेता और वारिस पंजाब डे के संस्थापक दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल पिछले साल अगस्त में अचानक कैसे दिखाई दिया। इसके पीछे कौन था कि उसे दीप सिद्धू के परिवार के विरोध के बावजूद संगठन की जिम्मेदारी दे दी गई। क्या इस पूरे प्लान के पीछे विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थकों और पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है?
क्योंकि जब अमृतपाल दुबई में था तब वो खालिस्तानी लखबीर सिंह रोड़े के भाई जसवंत सिंह रोड़े और परमजीत सिंह पम्मा के संपर्क में आ गया था। अमृतपाल को यहाँ पैसों का लालच दिया गया। बताया जाता है अमृतपाल सिंह और उसका परिवार कर्जे में था। इस पैसों का इस्तेमाल उसने अपना कर्ज उतारने में किया और अब आईएसआई ही उसके भागने और छिपने में मदद कर रही है। चकमेबाज, चालबाज, बहरूपिया अमृतपाल पिछले 20 दिन से पंजाब पुलिस को छका रहा है। वो कभी हरियाणा में होता है तो कभी दिल्ली में नजर आता है, कभी उसका ठिकाना उत्तराखंड निकलता है तो कभी फिर से पंजाब। हाल में खबर आई थी अमृतपाल सरेंडर करना चाहता है, इसके लिए वो जालंधर आ रहा है, लेकिन बीच में उसका सामना पुलिस से हो गया और वो होशियारपुर भाग गया। इसके बाद 2 से 3 दिन तक पुलिस होशियारपुर में अमृतपाल की खाक छानती रही, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया और अब खबर मिली है अमृतपाल लखीमपुर खीरी के रास्ते नेपाल भाग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अंदर की खबर में अब वक्त हो गया है आज की पॉजिटिव तस्वीर आपको दिखाने का। आज की तस्वीर आपको दिखाएं काजीरंगा पार्क की। ये तस्वीर है असम की। ये तस्वीर बेहद खास क्योंकि आज द्रौपदी मुर्मू ने दरअसल हाथियों को यहाँ पर खाना भी खिलाया और गज उत्सव 2023 की शुरुआत कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा कि हाथियों को हम अपनी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। जब भी पूजा होती है सबसे पहले गजानन की पूजा होती है, इसी से शुरुआत होती है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक हाथी को खाना खिलाने की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं सामने। और अंदर की खबर में कल फिर हाजिर होंगे किसी स्टोरी के इनसाइड अपडेट्स के साथ। पूरी जानकारी आपको देंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए, आगे देखिए ये भारत की बात है सैयद सोहेल के साथ। नमस्कार।